हेलो स्टूडेंट, हम 7th क्लास की हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है उसके हम फर्स्ट पार्ट के विषय में बात करते हैं। जो आपका सेकंड चैप्टर है नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। कई राजा हैं, कई राजवंश अस्तित्व में आए और मानचित्र एक यहाँ जो दर्शाया गया है उसमें उपमहाद्वीप के हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच मतलब 500 सालों के जो क्या शासन का जो क्या है ये मैप दिखाया गया है। शासन करने वाले राजवंशों को दिखाया गया है यहाँ पे। जैसे हम बात करें, राष्ट्रकूट है, चोल है, चेर है, पांड्य है, या फिर आपका पाल है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, चहमान है। तो इस तरह के यहाँ राजवंशों को दिखाया गया है जिन्होंने 500 सालों तक जो क्या है राज किया, या फिर जो क्या है उनकी सीमाएं जो क्या है बदलती रही हैं। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तो इनका जो क्या है प्रमुख जो महत्व यहाँ रहा है। उनको ये नए राज्य जो कि अस्तित्व में आए हैं उनके विषय में बात की गई है। नए राजवंशों के उदय के विषय में यहाँ बात करते हैं हम। 7वीं सदी के आते उपमहाद्वीप के भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था है वो समाप्त हो चुकी थी। नए जो अस्तित्व में आए हैं राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो पहले उन्होंने जो क्या है सामंत के रूप में उन्हें स्वीकार किया है, उन्हें सामंत नियुक्त किया है राजाओं के द्वारा। उन्होंने उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। जो भी सामंत नियुक्त किए जाते थे उनसे ये उम्मीद होती थी कि राजा को वो भेंट देंगे, धन दौलत देंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता करेंगे। सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी, मतलब उन्हें जो ज़मीन दी जाती थी 2000 एकड़, 3000, 5000 एकड़, मतलब इतने किले उन्हें दिए जाते थे, वो उसका स्वामी होता था। बाद में राजा के कमज़ोर हो जाने के बाद वो अपने आप को स्वामी घोषित है या राजा घोषित कर देते थे उस क्षेत्र का। कभी कभी अपने स्वामी का आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, मतलब राजा बनने की जो क्या वो ख्वाब रखते थे। इस तरह एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का है। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य, कर्नाटक जो राज्य है उसमें चालुक्य राजवंश है, राजाओं ने अधीन थे। कर्नाटक के चालुक्य वो राजाओं के अधीन थे जो सामंत रहे हैं। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट है, प्रधान है, मतलब राष्ट्रकूट अस्तित्व में आएंगे। अब प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य जो स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, मतलब वो अधीन नहीं रहना चाहता और उसे हराया। हिरण्यगर्भ एक यज्ञ का आयोजन किया गया, सोने का गर्भ जिसे बोलते हैं, अनुष्ठान करवाया, यज्ञ करवाया अनुष्ठान, और यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। 24 यज्ञ होते थे और यह माना जाता है कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी अक्षत्रिय के रूप में दोबारा अक्षत्रियता को प्राप्त कर सकता है। मतलब याजक है जो उस यज्ञ को करवा रहा है, अगर वह क्षत्रिय नहीं है तो वो अक्षत्रियता का जो प्राप्त कर सकता है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही काम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, मतलब सेना के बल पर उन्होंने ताकत के बल पर जो क्या है अपनी राजशाही कायम की। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मन गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण रहे हैं और जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर, मतलब हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह, पुरोहित के छोड़कर उन्होंने हथियार उठाए, शस्त्र उठाए और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने सफलतापूर्वक जो क्या है राज्य उन्होंने स्थापित किए, उन क्षेत्रों को उन्होंने जीता है। ये बात यहाँ कह रहा है। एलोरा की गुफाएं हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश में। गुफा 15 का भित्ति चित्र मतलब जो अंदर दीवारों पे बने हुए हैं, भित्ति चित्र उन्हें कहा जाता है। विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, और यह है राष्ट्रकूट काल की कीर्ति है, राष्ट्रकूटों के समय की कीर्ति रही है। ये
राज्यों में प्रशासन के विषय में बात करता है। नए राजाओं में से इकाइयों में महाराजाधिराज। महाराजाधिराज मतलब क्या, राजाओं के राजा, वो बात यहाँ करता है। ये उपाधि है कि त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियाँ धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों जो उन्होंने सामंत नियुक्त किए हैं और साथ ही किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इनके साथ मिलकर जो क्या वो शासन करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादन किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थे वो किसानों से अनाज वगैरह है, पशु वगैरह है, कारीगरों से वस्तुएं वगैरह बनवाते थे, और उनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। मतलब किसानों को अनाज देने के लिए मजबूर करना है, पशुपालकों को पशु देने के लिए मजबूर करना है, कारीगरों को बनाई वस्तुएं देने के लिए मजबूर किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। मतलब टैक्स वगैरह है उसको रूप में वसूला गया, क्योंकि प्राप्त करने वाला बुआ स्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से लिया जाता था। मतलब टैक्स है, लगान है या राजस्व है एक ही बात है, टैक्स उनसे लिए जाते रहे हैं। तो ये बातें यहाँ हैं। हम फिर नेक्स्ट पार्ट के विषय में बात करेंगे, जहाँ 400 करोड़ की बात की गई है आगे, और प्रशस्ति और भूमि अनुदान के विषय में बात की गई है। हम आगे उसके विषय में बात करेंगे। तब तक अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।